जय श्री राम धार्मिक नारा है ही नहीं। जय श्री राम तो बना ही था मुसलमानों के खिलाफ। यह बना था राम जन्मभूमि आंदोलन, जो कि बाबरी मस्जिद को गिराने का आंदोलन था। यह धार्मिक नारा नहीं है, यह एक राजनीतिक नारा है। और यह नारा दिया ही जाता है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और मुसलमानों को उनकी जगह दिखाने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, और उन्होंने चुनाव के पहले से यह कहना शुरू कर दिया कि मुझे वहाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, है ना। और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक प्रचार जैसा शुरू कर दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई दल भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहा है तो वह हिंदू विरोधी है। कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपने मतदाताओं को साफ कर दिया है कि यह चुनाव दरअसल मुसलमान परस्त पार्टियां, जिनको वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग, उनके खिलाफ है। ये एजेंडा आप इनका शुरुआत से ही मानते हैं या फिर इसमें अभी? यह शुरू से था और मौके के मुताबिक ज़ुबान का इस्तेमाल होता है कि आप किस मौके पर किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चूंकि कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, इसलिए बिल्कुल खुलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया जा सकता है। विपक्षी दलों के पास इसका कारण मौजूद है। वे कहते हैं कि हिंदुओं की पूरी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर उनके सामने आप ये जाके कहें कि भाई मुसलमानों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को बहाल करना चाहिए, तो हिंदू आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब 2014 में यह बतला दिया गया कि संघीय सरकार में आप आ सकते हैं मुसलमानों के बिना, 2014 के पहले तक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि आप मुसलमानों के बिना सत्ता में आ सकते हैं। 2014 में यह स्थापित कर दिया गया कि मुसलमानों के वोट को आप अप्रासंगिक बना सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ प्रोफेसर पूर्णानंद हैं। वो लगातार माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर बात करते हैं, कम गिनती के लोगों के ऊपर हो रहे हमलों के ऊपर भी, और उनके जो राजनीतिक सामाजिक मुद्दे हैं उन पर भी लगातार बात करते हैं। शिक्षण संस्थानों में जिस किस्म का घटनाक्रम अभी चला है उसके ऊपर भी लगातार उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस चुनाव में, इस आम चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी हों या फिर सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हों, उनके इश्यूज़ को कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कैसे टेक ऑफ कर रही हैं या फिर उनको कैसे नेगलेक्ट कर रही हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो सवाल यही है कि बीजेपी की अगर हम बात करें, सत्ता में है 10 साल से हैं और अब आम चुनाव में जा रही है, तो उसमें आपको क्या दिखता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए उनका क्या रवैया है? ये बात चुनाव के पहले से स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, और उन्होंने चुनाव के पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे वहाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, है ना। और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक प्रचार जैसा शुरू कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और जिस मुसलमान को शादी करना है इस वक्त वो शादी कर ले, एक वहाँ के बड़े मुसलमान नेता का जिक्र करके। तो ये बहुत स्पष्ट था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई दल भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहा है तो वह हिंदू विरोधी है। और फिर उन्होंने राम मंदिर की बात भी उठाई और उनके दूसरे मंत्री भी इसकी बात लगातार उठा रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपने मतदाताओं को साफ कर दिया है कि यह चुनाव दरअसल मुसलमान परस्त पार्टियां, जिनको वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग, उनके खिलाफ है और वो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बतला रहे हैं। तो शुरू में ही उन्होंने साफ कर दिया कि वे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और दूसरी पार्टियों को साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये मुसलमान परस्त पार्टियां हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे जो पॉलिटिकल शब्दावली हो पहले भी इस्तेमाल होती रही है और हमें पता है कि 2014 के इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग किया गया। ऐसे ही जो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट हैं उनके लिए, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी तंज कसा जाता है।
तो मुस्लिम तुष्टीकरण से मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र तक की जो ये यात्रा है, और एक हिसाब से बिल्कुल मुस्लिम प्रस्त घोषित कर देने की जो ये पॉलिटिकल शब्दावली की जो यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एजेंडा आप इनका शुरुआत से ही मानते हैं या फिर इसमें अभी? यह शुरू से था और मौके के मुताबिक ज़ुबान का इस्तेमाल होता है कि आप किस मौके पर किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चूंकि कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, इसलिए बिल्कुल खुलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया जा सकता है और वैसी बातें की जा सकती हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं की जा सकती थी। ये बहुत साफ है। इनके एक समर्थक ने ट्विटर पे लिखा और वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इनके समर्थक ने लिखा कि चुनाव के समय मोदी जी बिल्कुल हमारी तरह हो जाते हैं और वो खुलकर कम्युनल बात करते हैं, उसमें टेंशन नहीं होता है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा कि उनका समर्थक ये कह रहा है कि चुनाव के समय मोदी जी की ज़ुबान से सारा लगाम, सारा नियंत्रण वो हटा देते हैं, जो इसके पहले थोड़ा थोड़ा वो बना के रखते हैं। तो ये तो बहुत साफ है कि मौके के मुताबिक भाषा का चुनाव होता है। अभी बिल्कुल खुलकर संप्रदायीकरण करने की और जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं उसकी कोशिश की जाएगी। इसलिए इसमें खुली और जितनी घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल करना हो, जितनी तीखी और जहर में बुझी ज़ुबान का इस्तेमाल करना हो, वह भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। ओपोजिशंस के ऊपर भी एक आरोप लगते हैं कि वो भी खुल के जो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं उनको टेक ऑफ नहीं करती, उनके ऊपर बात नहीं करती है और इलेक्शंस में डर जाती है और ये भी मानती है कि ये वोट तो हमें मिल ही जाएंगे, बीजेपी के पास तो जाएंगे नहीं, और इनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, हमारे पास ही आने हैं। देखिए, ये है गलत, लेकिन विपक्षी दलों के पास इसका कारण मौजूद है। वे कहते हैं कि हिंदुओं की पूरी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर उनके सामने आप ये जाके कहें कि भाई मुसलमानों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को बहाल करना चाहिए, तो हिंदू आपके खिलाफ हो जाएंगे। अब उन्हें वोट हिंदुओं के चाहिए क्योंकि ज़्यादा वोट तो हिंदुओं के पास हैं। 100 में 80 वोट तो हिंदुओं के पास हैं। कोई भी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके तो जीत नहीं सकती। तो फिर वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को हम बिदका नहीं सकते अपने से। तो अभी का जो पूरा मनोवैज्ञानिक माहौल है, इस मनोवैज्ञानिक माहौल में हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हिंदू हमसे बिदक जाएं। इसलिए वे दिखना नहीं चाहते हैं कि मुसलमान परस्त हैं। और ऐसा ना करते हुए भी उनको मुस्लिम लीग कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई भी सभ्य जनतांत्रिक पार्टी होगी, वो ब्रिटेन में हो या अमेरिका में हो या कहीं भी हो, उसको ये कहना पड़ेगा कि हम अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनकी सुविधा का इंतज़ाम करेंगे। अमेरिका में वे हिंदुओं के लिए कहेंगे, मुसलमानों के लिए कहेंगे, गलत बात नहीं, सिखों के लिए कहेंगे, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन भारतवर्ष में मुसलमानों के लिए कहते ही हिंदुओं में एक तरह की खलबली मच जाती है। इसलिए विपक्षी दल घबरा जाते हैं कि हम बोलें ना बोलें। ये घबराहट सही नहीं है, लेकिन ये उनका कारण है जो वो बतलाते हैं। तो क्या इसको हम अब माने कि जो भारत है वो मेजोरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी हो गया, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी हो गया? यह बात 10 साल पहले 2014 में स्थापित हो गई, जब 2014 में यह बतला दिया गया कि संघीय सरकार में आप आ सकते हैं मुसलमानों के बिना। 2014 के पहले तक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि आप मुसलमानों के बिना सत्ता में आ सकते हैं। 2014 में यह स्थापित कर दिया गया कि मुसलमानों के वोट को आप अप्रासंगिक बना सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पहली बार जो मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हुई 2014 में, जो बहुमत बना, वो उसको मैं बहुसंख्यकवादी बहुमत कहता हूँ, यानी मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी, है ना। ये पहली बार 2014 में बनी। 2019 में वो और दृढ़ हो गई, क्योंकि उस मेजॉरिटी में मुसलमानों को लेकर कोई फिक्र नहीं थी, उनकी चिंताएं शामिल नहीं थी। तो ये तो 2014 में ही हो गया था। अब सवाल है कि क्या 2024 में वो टूटेगा? आपको लगता है टूटेगा? टूटना चाहिए, लगता है या नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और मैं लोगों का मनोविज्ञान जो है उसको देखकर कुछ कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इसको तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, लेकिन टूटना चाहिए अगर हिंदुस्तान को एक सभ्य मुल्क बने रहना है।
अच्छा, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि एक जो उदारवादी लोकतंत्र है उसका बहुसंख्यक लोकतंत्र में तब्दील हो जाने का खतरा क्या है? देखिए, यह तो जनतंत्र और बहुसंख्यकवादी जनतंत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे ही आप बहुसंख्यकवादी हो गए, आप जनतंत्र नहीं रह गए, क्योंकि जनतंत्र में जनता का हर तबका शामिल होता है। औरत, मर्द, जो औरत मर्द नहीं है वे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो सरकार एक बहुमत लेकर आती है, लेकिन उस बहुमत में हर कोई शामिल होता है। लेकिन अगर आपने बहुसंख्यकवादी बहुमत बना लिया तो उसमें कुछ तबके बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, तो फिर तो ये जनतंत्र हुआ ही नहीं। और इसका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ेगा? और अगर एक सवाल इसमें हम ऐड भी कर दें कि आप जैसे लोग जो लगातार बात करते हैं अल्पसंख्यक मुद्दों की, तो वो इसका रास्ता क्या देखते हैं कि एक उदारवादी लोकतंत्र में जिस हिसाब से ये मेजोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? कैसे बचाया जा सकता है उसका एक नुस्खा नहीं है, लेकिन आपको लोगों को जो इस प्रचार के फेरे में पड़ गए, एक तरह से दिग्भ्रमित हो गए हैं, उन लोगों को जागरूक करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई क्रांति तो हो नहीं सकती है, इसके खिलाफ आप कोई विद्रोह तो कर नहीं सकते, लेकिन इसके खिलाफ आपको जन जागरूकता करनी पड़ेगी, जन जागरण करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि एक सभ्य समाज कैसे रहता है और हम 10 साल पहले तक कैसे रहते आए थे। बहुत सब कुछ एकदम ठीक नहीं था, लेकिन हमारी यह हालत नहीं थी। तो 10 साल पहले जो भारत ज़्यादा इत्मीनान में था, कम तनाव था, क्या हम वह चाहते हैं या हम लगातार तनाव में रहना चाहते हैं? यह बात लोगों को सोचनी पड़ेगी। आप हिंदी भाषा पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं एक भाषा के ऊपर एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। मतलब दिल्ली में जब मैं होता हूँ तो वहाँ पर बातचीत बहुत सभ्य तरीके से होती है, लेकिन जब मैं थोड़ा दिल्ली से दूर होता हूँ, हिंदी हार्टलैंड में होता हूँ, तो वहाँ पर जब बतौर पत्रकार मैं कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ, राम मंदिर के ऊपर मैंने एक बार सवाल पूछा तो पलट के जवाब मुझसे ही सवाल पूछ लिया गया, बताइए राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। ऐसे ही जो वोकैबुलरी है जो नेता इस्तेमाल करते हैं खासकर बीजेपी के, उसमें कब्रिस्तान की बात हो या फिर मुस्लिम मोहल्लों की बात हो, जनसंख्या की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, और ये बात हो कि ये तो बाहरी हैं, बांग्लादेश से आगे बांग्लादेशी बात हो, तो ये जितनी भी वोकैबुलरी है जो ये भाषा जो आम जनमानस में सेट की जा रही है और जिन मुहावरों में और जिन उस एक कड़ी में, और उसको बिल्कुल आम जनमानस की ही में रचाया बसाया जा रहा है, इसका तोड़ क्या है? इसको इस सारे मामले में जो न्याय संगत या जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर हम अगर बराबरी वाली जो भाषा थी वो कहाँ लुप्त हो जाती है इस सारे मामले में? ये घृणा की भाषा आम जनमानस की जुबान पर कैसे रच बस जाती है? कैसे रच बस जाती है इसका कोई एक उत्तर नहीं है। आप इसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी देश का प्रधानमंत्री भी उसी भाषा में बात करेगा, देश के बाकी मंत्री उसी भाषा में बात करेंगे, तो फिर यह इस भाषा को एक तरह की स्वीकृति मिल जाती है। अगर टेलीविज़न इसी भाषा में बात करेगा, जो कि भारत के टेलीविज़न करने लगे हैं, भारत का प्रिंट जो छापे का मीडिया है वह भी इसी भाषा में बात करने लगा, इसी भाषा में अब गाने बनने लगे हैं जो हिंदी पर्व त्योहारों में बजते हैं लगातार, रामनवमी, दुर्गा पूजा, बाकी सब में मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए गाने बजते हैं। तो अब यह हमारी आम भाषा हो गई है। यह आम भाषा इसलिए हो गई है कि यह राजनीति काफ़ी प्रभावशाली हो गई है, और यह राजनीति लोगों के सोचने, समझने, कल्पना करने के तरीके को बदल देना चाहती है ना। तो यह सिर्फ चुनावी भाषणों से नहीं होगा, यह तब होगा जब आप उसकी जो सेंसिबिलिटी है, उसका जो संवेदना तंत्र है, उस संवेदना तंत्र को बदल दें, और उसका सबसे अच्छा तरीका भाषा है। तो यह कोशिश वे कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम इसके खिलाफ जो सभ्य भाषा है उसको वापस ला सकते हैं, बराबरी की बहुत बराबरी की भाषा, उसको क्या, जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, जिस भाषा को सुनकर मैं आपसे डर न जाऊं या मैं आपसे किनारा ना कर लूं, बल्कि आपके साथ खड़े होकर इत्मीनान से बात कर सकूं। यह एक चुनौती है, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि यह कैसे किया जा सकता है, लेकिन उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा पूरी जो जगह है भाषा की, जितनी भी जगह हैं,
भाषा आखिर अखबार में दिखती है, टेलीविज़न में दिखती है, गानों में दिखती है, यूट्यूब में दिखती है। हर जगह आप इस आक्रामक, हमलावर, हिंसक भाषा का इस्तेमाल देखते हैं। तो आप हमें इसका विकल्प बढ़ाना पड़ेगा, उसकी जगह बढ़ानी पड़ेगी, यही उसका उपाय है। एक बात और एक मुसलमान ने मेरे से पूछा और उन्होंने कहा कि जो आपके धार्मिक नारे हैं अब वो हमें डराते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जय श्री राम बोलता है तेज, जय श्री राम धार्मिक नारा है ही नहीं। जय श्री राम तो बना ही था मुसलमानों के खिलाफ। यह बना था राम जन्मभूमि आंदोलन, जो कि बाबरी मस्जिद को गिराने का आंदोलन था। यह धार्मिक नारा नहीं है, यह बात तो यह एक राजनीतिक नारा है, और यह नारा दिया ही जाता है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और मुसलमानों को उनकी जगह दिखाने के लिए या विरोधियों को जगह दिखाने के लिए। तो उसे देखकर तो मुसलमानों का डरना, पीछे जाना, ये बहुत स्वाभाविक है। एक आखिरी सवाल मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो हुआ, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने उस फैसले को अपहोल्ड किया, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को लगाया वो ये कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलती रहेगी, वो पूजा चलती रहेगी, जो स्टेटस को भी लगाया। और इस सारे जब ये सारे चीज़ें मैं पढ़ रहा था और इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था, तो मैं उस समय राजस्थान में था, और राजस्थान में बहुत सारे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो मुस्लिम स्मारक थे उनकी मैं एक वीडियोस बना रहा था, तो देख रहा था वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हैं। और जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो और भी हरियाणा में भी मैंने देखा, दिल्ली में भी पाया, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम ऐतिहासिक इमारतें करने की कोशिश किया। हाँ, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं कि जो मुस्लिम ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके प्रांगण में छोटे से मंदिर बना देते हैं और फिर वो कब वो मंदिर बड़े होने लगते हैं? इसको जैसे हैदराबाद के चार मीनार के बगल में वो जो एक मंदिर भाग्य लक्ष्मी मंदिर इन लोगों ने बना लिया। हाँ, तो यह एक तरह की हीनता ग्रंथि है जो हिंदुओं में बैठाई गई है, और यह साबित करने की कोशिश है कि दरअसल इस देश में कुछ भी मुसलमान प्रतीक नहीं है, सब कुछ हिंदू था जिसको मुसलमानों ने बदल दिया, तो अब हमें उसको असली रूप में ले आना है, यह साबित करने की कोशिश है। इसलिए आप कोई मज़ार होगा तो उसके बगल में धीरे से एक मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह कब्ज़ा है और ये समझाने की कोशिश है कि हिंदुस्तान पर कोई मुसलमान छाप है ही नहीं, ये सब हिंदू था, मुसलमानों ने उसको विकृत कर दिया, अब हम इसको असली रूप में ले आएंगे, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया सर, और उम्मीद है कि जो सर ने बातचीत की है जिसमें जो घृणा की जो शब्दावली है, जो भाषा है, और जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों में आम चुनाव के दौरान मुसलमानों को लेकर या फिर अल्पसंख्यकों को लेकर, सिखों, क्रिश्चियनों को लेकर जिस किस्म की बातचीत है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या फिर उनके मुद्दों से बचने की जो पूरी राजनीति है, वो आप इन पूरे 2-3 महीने देखेंगे। और इसमें आपको और आम नागरिक हों या फिर आप सिविल सोसाइटी के आदमी हों या फिर आप कोई भी पढ़ने लिखने वाले इंसान हो, सोचने समझने वाले इंसान हो, आम इंसान हो, आपको इस सारी शब्दावली से लेकर इस पूरी अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली राजनीति का ध्यान रखना पड़ेगा। और कम से कम जो ये उदारवादी लोकतंत्र है, ये एक हिसाब से बहुसंख्यक लोकतंत्र बन तो चुका है 2014 में, लेकिन इसका बहुत और भयानक रूप ना बन पाए,